नमस्कार दोस्तों, कल हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा फंक्शन जो प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक बिंदु यानी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, उसे हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में कहा था। अब देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एनालिटिक फंक्शन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, वो क्या है। ये एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। दो थ्योरमें हैं, दोनों थ्योरमें मैं कराने वाला हूं और दोनों थ्योरमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार बीएससी लेवल पर पूछी जाती हैं। तो देखते रहिएगा क्लास को, बिल्कुल भी स्किप न करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ से संबंधित वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फटाफट, और क्या कहता है पूरा एकदम बारीकी से आपको समझाता हूं मैं। देखिए, स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले मैं। The necessary condition for a function of z u x comma y plus iota v x comma y to be an analytic in a domain D is that in that domain D u and v satisfy कॉची-रीमान इक्वेशन। करली u अपॉन करली x इक्वल करली v अपॉन करली y, करली v अपॉन करली x माइनस करली u अपॉन करली y। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या कहता है इस थ्योरम का, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। कि सबसे पहले देखिए कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन ऑफ z u x y प्लस आयोटा v x y to be an analytic in a domain D is that in the domain u and v satisfy कॉची-रीमान इक्वेशन। क्या कहता है कि कोई फंक्शन ऑफ z बराबर u x y प्लस आयोटा v x y एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि उसके फंक्शन जो u और v हैं वो कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करें। तो ये आपको यहाँ पर ये थ्योरम दिखाई दे रही हैं, अगर वो इसे संतुष्ट करते हैं, इसे सेटिस्फाई करते हैं, तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन मानकर चलूँगा और यहाँ से फिर मैं इस कॉची-रीमान इक्वेशन को u और v को इस रूप में मैं संतुष्ट कर दूँगा, तो मेरा ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हम करते हैं ऐसा, एक मिनट। चलिए अब इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं और फटाफट देखिए प्रूफ। सपोज दैट, मान लीजिए आप सबसे पहले कि जो ये एफ जेड मेरा फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, मैंने मान लिया ये फंक्शन मेरा विश्लेषिक फंक्शन है। अब देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। विश्लेषिक फलन है तो अब देखिए z बिलोंग D के लिए, यानी अब एनालिटिक फंक्शन है तो ये प्रांत के प्रत्येक बिंदु या डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर ये अवकलनीय होगा। और अवकलनीय की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश z इक्वल लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ z प्लस डेल z माइनस एफ z अपॉन में डेल z। यानी अब जो ये वैल्यू आएगी, ये अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। नंबर एक बात, यूनिक होनी चाहिए। और ये डेल्टा z है, डेल्टा z टेंड्स टू 0, ये पथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए ये 0 पर वैल्यू जा रही है, चाहे कहीं से जाए, डेल्टा z एक डेल x प्लस आयोटा डेल y के इक्वल होगा, तो ये x की ओर से भी 0 जाए, चाहे y की ओर भी से 0 जाए, कहीं से भी 0 जाए, लेकिन इसके वैल्यू में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू इसकी यूनिक ही रहनी चाहिए, इसका अर्थ यही होता है। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, जो एफ जेड मेरी वैल्यू थी u x y प्लस आयोटा v x y, ये वैल्यू मैं इस फंक्शन में पुट करने वाला हूँ। तो देखिए क्या होगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, यानी x की जगह z प्लस डेल्टा z हमें रखना है, तो यहाँ से फिर मेरा क्या बनेगा x प्लस डेल x, और u मेरा फंक्शन है यहाँ पर,
वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, और माइनस में एफ जेड है, और एफ जेड की वैल्यू ये मेरे पास है ही यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, और अपॉन में मेरा है डेल्टा जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब देखिए x के रूप में है तो मैं ये लिमिट भी x के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, डेल एक्स से टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी, यहाँ से दो कंडीशनें लगेंगी। एक तो मैं सबसे पहले कंडीशन लेकर चलूँगा, जब कंडीशन फर्स्ट नंबर कंडीशन होगी कि डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि दो पथ मिल गए मेरे पास, डेल्टा जेड दो रूप में कन्वर्ट हो रहा है, एक एक्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और एक वाई के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो दो मेरे पास पथ मिले हैं, एक बार तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, एक बार डेल वाई टेंस टू जीरो। अगर दोनों वैल्यू मैं निकालूं इस फंक्शन में रखकर, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा, और इसी से तुलना करा के मैं ये कोची-रीमान इक्वेशन इसे संतुष्ट कर दूंगा। केवल मात्र इतना काम करना है। अब देखिए डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ पर वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और वाई कॉन्स्टेंट है तो डेल वाई क्या होगा, जीरो के रूप में होगा। तो यहां से देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, मैं यहां पर सबसे पहले डेल वाई टेंस टू जीरो रखा है मैंने, तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई क्या है, डेल वाई कौन जीरो हो गया यहाँ पर, तो डेल वाई जीरो हो जाएगा, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई, माइनस का ऐसा ये पड़ा रहेगा यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, अपॉन में मेरा क्या है, डेल एक्स। बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए इतना आपने कर लिया लिमिट। अब मैं रियल पार्ट एक जगह रख लूं और काल्पनिक पार्ट एक जगह रख लूं, तो दोनों मैं एक जगह रख सकता हूं। तो रियल पार्ट मेरे पास वास्तविक भाग ये है और ये है, तो ये देखिए मैं सबसे पहले वास्तविक पार्ट को एक जगह रखकर अलग अलग लिमिट लगा देता हूं। तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, ये हो गया मेरा रियल पार्ट, अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पर भी मैं लिमिट लगा दूंगा प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर क्या होगा मेरा आयोटा काल्पनिक पार्ट एक जगह रखा है मैंने, तो वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई, और ये देखिए यहाँ से ये माइनस में है तो ये पार्ट भी माइनस ही है, तो माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना हमने क्लियर कर दिया। यहाँ से अगर ये चीज़ हमें यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये क्या हो गया, कर ली u अपॉन कर ली x, और इसी प्रकार ये कर ली v अपॉन कर ली x। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैंने ये निकाला तो एफ डैश जेड की वैल्यू मेरे पास बनेगी कर ली u अपॉन कर ली x प्लस आयोटा कर ली v अपॉन कर ली x। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जब कंडीशन क्या थी, डेल x टेंस टू जीरो है और डेल y जीरो के इक्वल होगा। अब मैं लेकर चलूंगा कंडीशन, एक मिनट दोस्तों फ्लैश गिर रहा है यहाँ। अब ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए अब मैं इस बार कंडीशन एक तो मैंने ले ली, अब कंडीशन नंबर 2 में लेता हूं। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी मेरे पास, देखिए कंडीशन 2 पहली देखिए, इस बार मैं डेल वाई जीरो की ओर लेकर चलूंगा, डेल वाई जीरो की ओर है, और डेल एक्स इस बार क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि x इस बार कांस्टेंट होगा और y जीरो की ओर अनुदिश है। तो ये इसी में देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर है, तो इसी में ये कंडीशन मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस बार डेल x जीरो करना है, तो यहाँ से देखिए x जीरो रख दूंगा मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये कंडीशन में अगर यहाँ पर ये अप्लाई इस फॉर्मूले में करता हूँ तो डेल वाई टेंस टू जीरो, x वाला जीरो हो जाएगा u x, ये वाला पार्ट जीरो, तो y प्लस डेल वाई प्लस आयोटा v x वाला पार्ट, फिर यहाँ पर डेल x वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, y प्लस डेल वाई, और बाकी पार्ट मेरा ऐसा का ऐसा रहने वाला है, माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अपॉन में देखिए क्या आएगा, ये वाला पार्ट जीरो, तो यहाँ पर आयोटा डेल वाई। ठीक है, अब देखिए
क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस यहाँ पर लगा दीजिए। काल्पनिक पार्ट एक जगह और वास्तविक पार्ट एक जगह रख लीजिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ से देखिए यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, और वास्तविक पार्ट क्या है यू एक्स कोमा वाई, अपोन में क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं आयोटा ये है, आयोटा डेल वाई। और इसी प्रकार इधर काल्पनिक पार्ट को मैं देखता हूँ, काल्पनिक पार्ट में प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई, माइनस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। देखिए यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा काल्पनिक पार्ट बन गया इस बार, और ये काल्पनिक पार्ट बन गया। तो यहाँ से देखिए आगे क्या बचेगा, यही प्रोसेस अगर मैंने यहाँ पर लगाई अवकलन वाली, तो ये क्या होगा मेरा 1 अपॉन आयोटा एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन आयोटा करली यू अपॉन करली वाई, इसी प्रकार प्लस करली v अपॉन करली y। समीकरण नंबर 2। आपको पता है आयोटा नीचे नहीं रह सकता, तो यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पर ऊपर ये चला गया आयोटा में। देखिए यहाँ पर कभी भी आपको पता है आयोटा नीचे नहीं रह सकता, तो आयोटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आयोटा करली u अपॉन करली y प्लस का करली v अपॉन करली y। ये बन गई मेरे पास समीकरण नंबर 2, और यहाँ से ये एफ डैश जेड की वैल्यू मैंने बताया था, चाहे आप किसी पथ से भी गुजर जाएं, लेकिन किसी पथ से जीरो को गुजार लें, लेकिन वैल्यू जो अवकलन की वैल्यू है वो सेम रहेगी, यूनिक रहेगी। इसी कंडीशन को लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। देखिए इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, दोनों से अगर हमने लगाई तो यहाँ से दोनों को मैं इक्वल रखूँगा, एफ डैश जेड इक्वल होगा करली u अपॉन करली x से। बहुत सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। करली v अपॉन करली x इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा इस वाले इक्वेशन के, तो माइनस आयोटा करली u अपॉन करली y प्लस करली v अपॉन करली y। अब देखिए वास्तविक पार्ट की तुलना करा दीजिए और काल्पनिक पार्ट की तुलना करा दीजिए। यहाँ से ये वाला पार्ट रियल है और ये वाला पार्ट रियल, और इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा फिर मेरा, तुलना करवाने पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना कराते हैं। रियल पार्ट व इमेजिनरी पार्ट की तुलना कराने पर, रियल पार्ट व इमेजिनरी पार्ट की तुलना कराने पर यहाँ से देखिए करली u अपॉन करली x इक्वल होगा ये वाला रियल पार्ट और ये वाला रियल पार्ट, तो क्या होगा करली v अपॉन करली y। एक मेरा ये पार्ट आ गया। नंबर 2 देखिए काल्पनिक पार्ट की तुलना कराऊंगा, काल्पनिक पार्ट की तुलना कराई तो करली v अपॉन करली x इक्वल होगा माइनस करली u अपॉन करली y। ये आ गया इमेजिनरी पार्ट की तुलना कराने से। ये दोनों क्या थी, कोची रीमान इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन। और यही हमें प्रूफ करना था कि कोई एनालिटिक फंक्शन होगा यदि उसके फंक्शन u और v हैं वो कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। अगर वे कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो इस प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा। यही थी थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आपने ये लेक्चर पूरा अटेंड किया है तो बिल्कुल आपको समझ में आई है, लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो एक बार लेक्चर को और देख लीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं चला हूँ और हर चीज़ आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताना अपने दोस्तों के साथ कि गांधी नॉलेज बैंक पर बीएससी मैथ की टोटल क्लासेस, चाहे किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी की क्लासेस उपलब्ध हैं, तो आप वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें, वो भी बेनिफिट इनका ले सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह के और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।